नेचर ऑफ कार्बन में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जो कार्बन है ना वो बहुत सारे और एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्ट करता है और कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कंपाउंड्स बनाता है और क्या करता है, ये जो एटम्स होते हैं ना इन्हें हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स। हेलोजेंस के साथ भी ये कंपाउंड बनाता है। तो अब क्या होता है, जो एटम्स होते हैं हेटेरो एटम्स, इसमें से क्या होता है, ये ना क्या करता है, रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, या एक हाइड्रोजन को या फिर मोर देन वन हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन रिमूव कर देता है। और जो हमारा ग्रुप होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप। हम उसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जो क्या बताता है, किसी भी कंपाउंड की केमिकल रिएक्टिविटी बताता है। जब वो रिमूव कर देता है ना हाइड्रोजन, तो वो केमिकल रिएक्टिविटी बताता है कार्बन कंपाउंड की, बट उसके कार्बन चेन कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है या नेचर किसका है वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फंक्शनल ग्रुप, उसकी फैमिली और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हमने लिया, मान लीजिए CHO। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड है ये। ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद मान लीजिए ये है COOH। ठीक है, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास, ये होता है कीटोन। ठीक है, ये कीटोन हो गया। उसके बाद आता है CnH2, ये होता है अमाइन। ठीक है, अमाइन हो गया। उसके बाद होता है CO होता है, तो ये होता है इथर। ठीक है, अभी इतना ही देख लेते हैं। देखो एल्डिहाइड है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, हम एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे। मान लीजिए हमने ऐड कर दिया RCOH, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है एल्काइल ग्रुप से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, तो दैट फॉर्म्स RCOOH। ठीक है, ऐसे ही अगर कीटोन है तो CO, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप होगा और एक यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, अमाइन है NH2, तो यहाँ पर हमारे पास R होगा। ठीक है, और ईथर है अगर, तो हमारे पास यहाँ एक, अगर सिर्फ ईथर है तो हमारे पास यहाँ पर R होगा और यहाँ पर R होगा। ठीक है, ये हो गया ईथर का एल्काइल ग्रुप हो गया यहाँ पर। ठीक है, और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए CX है, X यहाँ पर है हमारे पास हेलोजन। ठीक है, तो ये हो गया RCX। ठीक है, एल्काइल ग्रुप आ गया। ऐसे ही हेलोजन का हो गया, और अमाइन हमने पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया। ठीक है, एल्कोहल होता है OH जिसमें होता है COH, ये होता है हमारे पास एल्कोहल। ठीक है, RCOH। ठीक है, ऐसे दिखा दीजिए आप। ये हो गया एल्कोहल का। ठीक है, एल्काइल ग्रुप आ गया। ये हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है। इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं, देखो अगर हमारे पास कोई भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, उसकी अगर हमें नेम लिखना है तो उसका नेम ना बेसिकली दो पार्ट से बना होता है। एक पार्ट तो उसमें होता है हमारा एल्काइल ग्रुप,
ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, जो अभी हमने ये पढ़े फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होता है और एल्काइल ग्रुप। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, देखो CH3CH2OH। अब देखो OH किस में होता है, एल्कोहल में, तो इसमें हम क्या करेंगे, सफिक्स में ऐड कर देंगे OL। देखो इसका नेम क्या होता है, CH3CH2 का इथेन होता है, ये 2 कार्बन है तो इसलिए इथेन हो गया, ठीक है। और अगर हमारे पास एल्कोहल ग्रुप है तो इथेनॉल बन गया, OL ऐड हो जाएगा एट द सफिक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो CH3, ये ले लेते हैं हम, देखो 3 हमने कार्बन एटम्स ले लिए, उसके बाद हमने हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने ले लिया COOH, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके अंदर देखो क्या होगा, कितने कार्बन एटम्स है, 3, प्रोपेन हुआ, ये सिंगल बॉन्ड है सब में, ये तो COOH का हो गया ना, और प्रोपेन है तो ये बनेगा ये का एल्कोहलिक ग्रुप है ना, तो इसके अंदर क्या बनेगा, जैसे हमारा होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड ऐड हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं, ये तो था हमारा सिंगल बॉन्ड था, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड था। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो पता ही है एन या फिर आइन यूज़ करना है। मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ पर आए हमारे पास O, फिर है एक ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ही यहाँ पर कार्बन आइटम है, अब ये देखो ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, तो इसके अंदर ओन ऐड हो जाएगा, तो कार्बन कितने हो गए, 3, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अगर हम डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ये है हमारे पास CCH COH, सब वैलेंसी है सबकी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, डबल, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड होने का मतलब कि एल्कीन है, तो कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन है तो उसका होगा प्रोप, ठीक है, प्रोप होगा। और साथ में जैसे अब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है ना CHO, एल्कोहल, तो प्रोपेनॉल, इसकी नेमिंग हो जाएगी प्रोपेनॉल, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले जब हम नेम लिखते हैं कार्बन कंपाउंड्स का, तो सबसे फर्स्ट तो स्टेप होता है, वो होता है हमारे पास कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है, वो आगे बताएंगे कि कैसे लिखना है नेम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, वो सीरीज होती है कार्बन कंपाउंड्स की जिसके अंदर एक हाइड्रोजन या फिर मोर देन 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है सेम फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, देखो इसके अंदर ना इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो होमोलोगस सीरीज की देखो, सबसे फर्स्ट क्या है कि जो होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उन्हें हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक सेम जनरल फॉर्मूला से, सेम जनरल फॉर्मूला होता है उनका, ठीक है। सेकंड, जो होमोलोगस सीरीज के अंदर कंपाउंड्स होते हैं ना, जो भी है CH4 C2H6, वो सब जो 2 एडजेसेंट होमोलोगस है अगर हमारे पास, तो वो डिफर करते हैं एक कार्बन आइटम से और 2 हाइड्रोजन आइटम से, ठीक है। एक ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। थर्ड ये है कि जो सारे होमोलोगस सीरीज होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। फोर्थ है
जब इसका ग्रेजुअली इंक्रीज होता है ना मॉलिक्यूलर मास होमोलोगस कॉन्टिन्यूसली एडजेसेंट होमोलोगस में, तो दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अक्कर होती हैं, अक्कर विद द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिफ्थ है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो 12 यूनिट का डिफरेंस होता है। मतलब एक अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है होमोलोगस में और दूसरा एडजेसेंट है तो उनके बीच में 12 यूनिट जो है मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज की। ठीक है, उसके बाद ना हम नेमिंग कैसे करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, देखो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसकी हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि हम ना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लें और उसका जो है रूट लिख लें। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपके पास, ठीक है, उस पर बेस्ड होता है। मान लो कार्बन एटम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और इसका रूट नेम यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, कार्बन एटम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अगर एक कार्बन एटम होगा तो उसका नेम रूट नेम क्या होगा, मिथ। ठीक है, फिर हम आगे वो स्टेप्स में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर कार्बन 2 है तो उसका क्या होगा, इथ। ठीक है, ये रूट नेम है जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं सबसे पहले। अगर कार्बन 3 है तो उसका रूट नेम क्या होगा, प्रोप। ठीक है, 4 है तो उसका क्या होगा, ब्यूट। 5th है तो उसका होगा पेंट। ठीक है, 6 है तो उसका होगा हेक्स। 7 है तो उसका होगा हेप्ट। ठीक है, 8 होगा तो उसका रूट नेम क्या होगा, ऑक्ट। 9 है तो उसका होगा नॉन और 10 है तो उसका होगा डेक। ठीक है, ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है हमारे पास। अब देखो स्टेप 2 में क्या होता है, अगर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हमने पढ़े थे जो एल्केन्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। अगर हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो कहता है कि ऐड कर दो एन। अगर सैचुरेटेड होगा तो एन ऐड कर दो, अनसैचुरेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग या तो इन ऐड करो या फिर आइन ऐड करो। डबल बॉन्ड होगा तो इन करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, अब हमारे पास ये है, मान लो CCH, अब देखो इसके अंदर कार्बन आइटम्स कितने हैं, 3, तो इसका नेम हो गया प्रोप। इसका रूट नेम क्या हो गया, प्रोप हो गया ना। और अगर हमारे पास, अब देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आता है ना, डबल बॉन्ड इन में आता है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए ये है हमारे पास, सब सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4, 4 हो गए। 4 का क्या होता है, ब्यूट, हमने यहाँ पर लिख दिया ब्यूट। अब सब सिंगल बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड है, तो ऐड क्या कर दो, एन, तो इसका नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास, ऐसे ही बनेगा ये, वैलेंसी 4 होनी चाहिए, सेटिस्फाई है। कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 में क्या होता है, पेंट। अब देखो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है अभी, ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा अनसैचुरेटेड में आइन हो गया, तो इसका नाम हो गया पेंटाइन। ठीक है, YN ऐड करते हैं। ठीक है, पेंटाइन, ये हो गया हमारे पास स्टेप 2।
अब स्टेप थर्ड हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखो स्टेप 3 क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें कैसे करेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमने पीछे पढ़ ही लिए थे कि हम CHO है तो उसे एल्कोहल OL ऐड कर देंगे, कार्बोक्सिलिक है तो ऐसे ऐड कर देंगे ओइक एसिड। तो मान लो हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो वो फंक्शनल ग्रुप हम लास्ट में लगा देंगे किसी भी नेम के, जैसे हमने ये पढ़ा था, ठीक है। मान लो लास्ट में इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो है COH, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन आइटम्स कितने हैं 3, तो हमने लिख दिया प्रोप, ठीक है। अब इसके अंदर देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ना हम ओइक एसिड ऐड कर देते हैं, ओइक एसिड ऐड कर देते हैं सफिक्स में, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो ये है CH3COCH3, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कार्बन आइटम्स कितने हैं 3, प्रोप, डबल बॉन्ड है और साथ में कीटोन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनॉन, क्योंकि हम इसके अंदर ऑन ऐड कर देते हैं क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो सफिक्स में ऐड कर देंगे हम जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका नेम, ठीक है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में क्या आता है आपका कि कार्बन कंपाउंड्स जो होता है उनका कंबशन कैसा होता है, वो कौन कौन सी रिएक्शन जो है वो उन्हें एग्जिबिट करता है। जैसे सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट है हमारे पास कंबशन, ठीक है। बेसिकली कंबशन का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जब हम उनका कंबशन करते हैं मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसे हीट करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में कुछ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। देखो मान लो हमने ना CH4 ले लिया, ये क्या है हमारे पास मीथेन, कंबशन कर रहे हैं मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने हमें क्या दिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, वाटर दिया और साथ में कुछ हीट और लाइट, ठीक है। इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। इसने हमें दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब जो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, ये ना एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं एज अ फ्यूल्स। क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें इग्नाइट करते हैं ना और जलाते हैं तो दे कीप ऑन बर्निंग, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी एडिशनल एनर्जी इसको रिक्वायर नहीं होती और ये बर्न ही करता रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। और हमारे पास ना जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे ना वो तो हमें ब्लू फ्लेम दे देता है क्योंकि उसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है, ठीक है, गिव्स अ ब्लू फ्लेम बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन, ठीक है। और जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास येलो फ्लेम दे देता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन जो है ना वो रह जाता है, पूरा बर्न ही नहीं होता, दैट गिव्स येलो फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। अभी हमने जैसे मिथेन का लिया है, मिथेन कार्बन कंपाउंड है तो वो सैचुरेटेड है ना, तो ये तो पूरा कंप्लीट कंबशन हो जाता है इसका और ये ब्लू फ्लेम दे देता है। और अनसैचुरेटेड अगर हम ईन या फिर आइन की बात करें तो हमारे पास वो येलो फ्लेम देते हैं क्योंकि उनके अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरा कार्बन बर्न ही नहीं होता, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। रिएक्शन आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता क्या है कि वो ऑक्सीजन लेता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता है। तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है।
ये क्या करता है, जब हम कार्बन कंपाउंड्स की कुछ ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये किसी और फंक्शनल ग्रुप में उसे कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए हमारे पास ये है, ये क्या है हमारे पास, इथेनॉल, ठीक है। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो ये हमें देता है इथेनोइक एसिड। इस इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में देता है, कैटलिस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 दैट इज पोटाशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 दैट इज पोटाशियम बाइक्रोमेट, ठीक है। अब ये क्या करता है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो कैपेबल होगा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, तो जो कैपेबल होता है टू द अदर सब्सटेंसेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब हमारे पास जनरली यही होता है कि हमारे पास यहाँ पर एल्कोहल है, ठीक है। जब हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो ये हमारे पास ये हमें देता है एल्डिहाइड, ठीक है। जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें देता है एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनोइक जो भी एसिड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो आती है हमारे पास एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसके अंदर ना जो हमारे पास रीएजेंट होता है ना वो कम्प्लीटली ऐड हो जाता है किसी भी कंपाउंड में और कुछ भी रिमूव नहीं होता, स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं होते, इट इज प्रॉपर ऐड हो जाता है। तो कम्प्लीटली एडिंग टू द सब्सटेंस, जो भी हमारे पास रीएजेंट होता है वो वाला कम्प्लीटली एडेड हो जाता है सब्सटेंस में विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एडिशन रिएक्शन ना पता है क्या करता है, ये ना जो अनसैचुरेटेड होता है ना उन्हें सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है। मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इथीन, डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन एटम है, ठीक है। जब हम इसमें एडिशन करते हैं ना H2 की, और ये होता है 200 डिग्री सेल्सियस पे, इसके अंदर जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है वो होता है कैटलिस्ट निकल और पैलेडियम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकल कैटलिस्ट ले लिया, तो ये क्या करता है अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये बन जाएगा इथीन का बन जाएगा इथेन, ये बन गया इथेन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में ये होता है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। अब जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना वो हमारे पास अनसैचुरेटेड होता है। जब हम इसमें एडिशन करते हैं ना हाइड्रोजन की निकल की प्रेजेंस में, वही सेम निकल कैटलिस्ट, हाइड्रोजन ऐड करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो वेजिटेबल ऑयल ना अनसैचुरेटेड क्या प्रोड्यूस कर देगा, घी, दैट इज सैचुरेटेड, ठीक है। बेसिकली इसे हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन इज जब हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल। के एग्जांपल्स हैं, देखो CH4 प्लस अगर हमने इसके अंदर क्लोरीन डाला तो ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। इसमें क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ना, इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक तो केमिकली इनर्ट होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि रीएजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर इसलिए ना सनलाइट की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ले लेते हैं CH3Cl प्लस Cl2, तो दैट विल प्रोड्यूस CH
2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में। ये क्या करता है, क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन आटम को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे आ जाता है और HCl बना देता है। देखो CH2Cl2 प्लस Cl2। ठीक है, इस सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनेगा हमारे पास, CH, ये एक रिप्लेस कर देगा तो CH Cl3 प्लस HCl। ठीक है, एक हमने ले लिया CH Cl3 प्लस Cl2 किया, क्लोरीन डाला सनलाइट की प्रेजेंस में, इसमें भी एक क्लोरीन एटम जो है वो रिप्लेस कर देगा, तो ये बनेगा CCl4 प्लस HCl। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारे पास फ्यूल्स एंड फ्लेम्स। ठीक है, फ्यूल्स और फ्लेम्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूल्स। ठीक है, फ्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर रखते हैं और बर्न हो जाते हैं विद हीट और लाइट। ठीक है, तो फ्यूल्स क्या है, द कार्बन कंपाउंड्स with stored energy in them and burn with heat and light। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फ्यूल्स। ठीक है, अब जो हमारे इसके अंदर जो रिलीज्ड एनर्जी होती है ना, वो बहुत सारे यूज़ में आ जाती है, जैसे कुकिंग फूड में यूज़ आ गई। ठीक है, और कुछ मशीन जो होती है फैक्ट्रीज में, रनिंग ऑफ मशीन्स, उसमें यूज़ हो जाती है एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन होता है ना बेसिकली, वो बहुत सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड में भी। ठीक है, फ्री और कंबाइंड फॉर्म में होता है। फ्री स्टेट हम कह सकते हैं कोल, कोक, चारकोल, ये सब फॉर्म्स हैं कार्बन की जो कि फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। और कंबाइंड स्टेट में जैसे कि हमारे पास हो गया पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, LPG। ठीक है, और ये सब होते हैं हमारे कंबाइंड फॉर्म्स में। ठीक है, उसके बाद ना हमारे पास आता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे पास जब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, जो मिलियंस ऑफ ईयर से बरिड है अंडर द अर्थ, उसके डीकम्पोजिशन से हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स इज ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, बाय द प्री हिस्टोरिक, बहुत पुराने होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स buried under the earth millions ago। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, उसके बाद ना फर्स्ट फ्यूल होता है हमारे पास कोल, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोल होता क्या है, ये ना मिक्सचर होता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कार्बन। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, और कार्बन के साथ ना इसमें कुछ ट्रेसेस होती हैं नाइट्रोजन और सल्फर की भी। ठीक है, विद द ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, उसके बाद कोल किससे बनता है, जब हम डीकम्पोजिशन करते हैं प्लांट्स और ट्रीज का, भाई दैट इज फॉर्म्ड बाय द decomposition of plants and trees। ठीक है, जो buried है अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है हमारे पास, डार्क विस्कस
लिक्विड है, ठीक है। पेट्रोलियम भी ऑब्टेन होता है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द, जब हम डीकम्पोजिशन करते हैं बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। और इसे हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं पेट्रोलियम को, और डार्क गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉक ऑयल और डार्क गोल्ड, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स दैट बरीड इन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है। फ्यूल्स हो गया, उसके बाद आता है हमारे पास फ्लेम्स, ठीक है। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम एक रीजन होता है जहाँ पर कंबशन होता है गैशियस का, ठीक है। तो दैट इज द रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैशियस टेक्स प्लेस, ठीक है। अब हमारी जो क्वांटिटी होती है ना ऑक्सीजन की, उसके ऊपर बेस्ड ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास ब्लू फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास येलो फ्लेम और ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। अब हमारे पास ब्लू फ्लेम में क्या होता है, देखो जो ऑक्सीजन है ना वो हमारे पास सफिशिएंटली प्रेजेंट है, ठीक है। जितनी अमाउंट ऑफ हमें चाहिए, सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होने की वजह से ना वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो कंप्लीट कंबशन हो जाता है तो कोई लाइट नहीं देता, इसलिए हम इसे नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, ठीक है। दैट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, बर्निंग ऑफ एलपीजी इन अ गैस स्टोव, कंप्लीट कंबशन हो जाता है विदाउट द इवोल्यूशन ऑफ लाइट, ठीक है। बर्निंग ऑफ एलपीजी इन गैस स्टोव, ठीक है। अब जो येलो फ्लेम और ल्यूमिनस फ्लेम होता है वो कौन सा होता है, जब हमारे पास ना इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन होता है और ये लाइट प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूसेस लाइट, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वी कैन से बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स है, ये हो गया फ्यूल्स और फ्लेम्स।